हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेक्शन। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखो, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भारत में महिला आंदोलन के संबंध में सही है। महिला आंदोलन के संबंध में पूछा जा रहा है। पहला, आर्य समाज महिला मुद्दों के बारे में निरपेक्ष है। आर्य समाज महिला मुद्दों के बारे में निरपेक्ष है। आगे है, सरोजिनी नायडू यूनिवर्सिटी महिला के वोट के अधिकार का मुद्दा उठाया है। ठीक बात है। तिलक ने गणेश महोत्सव उत्सव का उल्लेख राष्ट्रीय आंदोलन की महिला को सम्मिलित करने के लिए किया था। तो इसका क्या है, कौन सा संबंध है ना महिला आंदोलन से? तो ये आपका सी और डी है, ये और ये है। आगे चलते हैं। वितरणात्मक न्याय के लिए भाग्य के सभी पहलू नैसर्गिक योग्यता सहित अप्रासंगिक है। यह कथन किस अवधारणा की ओर इंगित करता है? तो यह भाग्य समतावादी अवधारणा की ओर इंगित करता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये राष्ट्रपति का नाम दिया हुआ उनके वो क्रम में सजाने में तो किस साल रहे हैं, या अब इसी तरह के क्वेश्चन आपको क्रम में सजाने को दे दिया जाता है। इसमें ईस्वी सन दिया हुआ किस टाइम में वो थे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो, शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमन, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी। तो आपको पता है प्रणब मुखर्जी से पहले थी प्रतिभा पाटिल। अगर आपको इसमें रिसेंट का भी पता होता तो देखो, सबसे पहले प्रणब मुखर्जी का हो जाएगा, सबसे लास्ट में करते हैं हम। तो 12 से 17, और उससे पहले थी प्रतिभा ठीक है। तो सी में हम, इसका आंसर हो जाएगा बी। ए में शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे 1992 से 97। आर वेंकटरमन हो जाएंगे 87 से 92। ठीक है। प्रतिभा पाटिल हो जाएंगी आपकी ये 2007 से 12। ठीक है। आगे चलते हैं। शासनों के वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन की विकृति रूप को कहा जाता था। तो ये अराजक तंत्र या भीड़ तंत्र या लोकतंत्र कहा जाता था। आगे है, एक मिनट, आगे क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा जहांदारी निम्नलिखित में किसके संबंध से संबंधित है? तो फतवा जहांदारी था ना, उसमें ना वो था मुस्लिम धार्मिक पुण्य प्रजा की कृत्य अर्जित करने हेतु मुस्लिम शासकों के लिए परामर्श था। और वो था सभी शासकों के लिए नई राज्य की उत्पत्ति नहीं। तो इसका ऑप्शन सिर्फ ये हो जाएगा, सिर्फ सभी शासकों के लिए नहीं था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट समूह का सदस्य नहीं था? सिंडिकेट का सदस्य नहीं था। तो देखो, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता भी देती हूँ सिंडिकेट का। देखो, पहले ये थे MN निजलिंगप्पा थे, मोरारजी देसाई थे, के कामराज थे, YV चौहान नहीं थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1969 में विघटन के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन, ठीक है, और कांग्रेस O तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस I निर्माण हुआ। मतलब संगठन से O हुआ ऑर्गेनाइजेशन, और आई कांग्रेस I का निर्माण हुआ। अनौपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को ही सिंडिकेट समूह कहा गया। ठीक है, जिसके सदस्य कौन थे? कामराज थे, मोरारजी देसाई थे, निजलिंगप्पा थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, सत्येंद्र नारायण सिंह थे, चंद्रभानु गुप्ता थे, अशोक मेहता थे एवं त्रिभुवन नारायण सिंह थे। आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन की अवधारणा से संबंधित है? तो प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रशासन, परिवर्तनोन्मुखी लोकतंत्र। तो इसका हो जाएगा ए और बी, सहभागी और प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र, ए और बी। निम्नलिखित में से लोक नीति का क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया? तो ये थी चार्ल्स लिंडब्लोम ने किया था, ऑप्शन बी। आगे है,
निम्न विचारकों में से कौन विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते? महिला समानता में तो हीगल और अरस्तु नहीं रखते थे, प्लेटो मिल भी रखते थे, बाकी तो है ही पता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा एक आदर्श है? तो आदर्श है गणतंत्र। देखो पहले उन्होंने राजतंत्र को बोला, लेकिन बाद में उन्होंने जब डिस्कोर्सेस लिखा तो उनको गणतंत्र को बेहतर शासन बताया। आगे है जब प्रिंस में उन्होंने राजतंत्र को बेहतर बताया था, ठीक है। प्रिंस के बाद उन्होंने डिस्कोर्सेस लिखा है तो उसमें ये द कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में जे एस मिल ने किसका विस्तार से वर्णन नहीं किया है? तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था का नहीं किया, और किसका किया है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित आदर्श सरकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, स्वशासन की संस्थाएं। आगे निम्नलिखित में संसदीय समिति को उसके निर्माण के क्रम में सजाइए। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। देखो प्राक्कलन समिति है, विभागीय अस्थायी समिति है, लोक लेखा समिति है, लोक उद्यम समिति। तो सबसे पुराना लोक लेखा समिति है, तो सी को हम सबसे फर्स्ट में करेंगे। उसके बाद प्राक्कलन हो जाएगा, प्राक्कलन के बाद लोक उद्यम समिति, फिर हो जाएगा आपका विभागीय। देखो लोक लेखा समिति स्वतंत्रता से पहले ही है, 1921 में है। इसमें टोटल कितने 22 सदस्य होते हैं, 15 और 7 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो सिर्फ आपके इसी के होते हैं, लोकसभा के ही होते हैं। भारतीय राज्य प्रकृति के बारे में संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था, एक तो रजनी कोठारी, 13 का हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ना, मॉरिस जॉन्स और रजनी कोठारी। आगे है क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? तो आवश्यक थॉमस पेन ने माना है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने नारीवादी दृष्टिकोण से हैंस मैर्गेंथाउ को 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकलिज्म का पुनर्निरूपित किया? ये टिकनर थे, ऑप्शन बी। आगे है, बुक्स है, लेखक है, पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, द पावर एलिट, अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, द लॉजिक ऑफ इलेक्टिव एक्शंस, पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स। तो देखो बुक्स का नाम देख लेते, इसका आंसर ऐसे डी है, देख लो। पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स ये है चार्ल्स लिंड ब्लेंस का है। पावर एलिट सी राइट मिल्स का है। अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी रॉबर्ट डेहल का है। द लॉजिक ऑफ कनेक्टिव एक्शन, पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स मैनक्योर ऑल्सन का है, मैनक्योर ऑल्सन का है, ठीक है। तो अगला चलते हैं, चौधरी चरण सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। तो ये हो जाएंगे हाँ ठीक है, और लोकसभा में अविश्वास मत पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर होना पड़ा। तो इसका है दोनों कथन सही है। तो चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में 28 जुलाई 1979 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, परंतु शीघ्र ही इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण मात्र 25 दिन पश्चात 20 अगस्त 1979 को चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? तो वह है यूरोपीय आयोग। अभी टोटल इसमें 27 मेंबर हैं। अपने अस्तित्व को स्वतः बनाए रखने के लिए कार्य वाली पृथ्वी को एक जीवंत इकाई के रूप में सबसे अधिक समझा जाता है। यह सिद्धांत नाम से जाना जाता है। तो ये ज्यादा गया परिकल्पना या गाया हाइपोथेसिस जिसको लवलॉक ने दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं,
आगे चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब, कब आता है, ऐसे व्यक्ति जो कार्य योगदान के इच्छुक हों। ऑप्शन एक। अगला है अल्पसंख्यक अल्पतंत्र, वह सरकार है जिसमें कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है। रॉबर्ट मैकेंजी ने अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत की परिकल्पना की। तो नहीं, अल्पतंत्र की ये इन्होंने तो नहीं किया था, तो सेकंड वाला तो कथन गलत हो जाएगा। ए सही है, बट मतलब फर्स्ट सही है लेकिन दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक नियतत्ववाद को अस्वीकृत किया और राजनीतिक तथा बौद्धिक संघर्ष का समर्थन किया? तो एंटोनियो ग्राम्सी, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बुक है, और जो रविन्द्रनाथ के बुक है उसका क्या क्या थीम है, वो गीतांजलि, गोरा, साधना और घरे बाहरे, द होम एंड द वर्ल्ड। तो इसका देखो, ऑप्शन सी इज द सही है। तो गीतांजलि क्या है, ईश्वर के प्रति समर्पण है। गोरा है औपनिवेशिक भारत में विविधता पूर्ण सामाजिक जीवन का विश्लेषण। साधना है जीवन का बोध। घरे बाहरे है स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में जीवन का गहन अर्थ। ठीक है, आगे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता? तो न्यायिक सक्रियता आर्टिकल 21। निम्नलिखित में से कौन सी सतही अथवा सुधारवादी परिस्थिति की विशिष्टताएं हैं? तो ये हैं आपके देखो कौन कौन से हैं। सुधारवादी परिस्थितिकी की पूंजीवाद आधुनिकता के मध्य सामंजस्य स्थापित करना चाहती है। यह वृद्धि सीमाओं को स्वीकार करती है और यह पर्यावरण को क्षति, बाह्य और सामाजिक लागत बनाती है। यह परिस्थिति केंद्रवाद को अपनाते हुए मानव केंद्रवाद के समस्त रूप को अस्वीकार करती है। तो ये नहीं होगा, बाकी ए, बी और डी। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका 26। किसी देश की विदेश नीति उसके इतिहास का परिणाम होती है। भारत की विदेश नीति राष्ट्र आंदोलन के केंद्रीय मूल्य में निर्मित है। तो दोनों सही है। आगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? दोहरी शासन, संसद की सर्वोच्चता, संघ की अक्षुण्णता, राज्यों की अक्षुण्णता। तो इसका हो जाएगा बी और डी। कौन सा असत्य पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा बी और डी होगा ना, बी और ये क्यों होगा, संघ की क्षमता नहीं होगी, राज्यों की क्षमता, ये ऑप्शन सी, बी और आगे चलते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था को गतिहीन अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि से अस्थायी किसने कहा है? तो ये कहते हैं मॉरिस जोन्स ने। आगे है बुक्स है और उनके थिंकर हैं। ठीक है, पॉलिसी साइंस, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम। तो ये तो आपका 3 प्रॉब्लम वाला रॉबर्ट डहल का हो जाएगा। तो यानी डी में फर्स्ट, तो डी में फर्स्ट से आपका एक से ही आंसर आ जाएगा, सारा देख लीजिए। पॉलिसी साइंस है, डी लर्नर, हेराल्ड लॉसवेल का है। प्रिंसिपल ये बिलोबी का है। एडमिनिस्ट्रेटिव ये हर्बर्ट साइमन का है। ठीक है, रॉबर्ट डहल हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 30। लोकतंत्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण नहीं है? तो ये जन माध्यम नहीं है, बाकी ठीक है, कौन सा कारण नहीं है पूछा जा रहा, बाकी कारण क्या है? आयात प्रतिस्थापन का संकट, सैन्य शासन व्यवस्था द्वारा अपनी लोकप्रियता एवं वैधता का खोना, सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्ल मार्क्स की कृति को आरोह क्रम में सजाई। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, कार्ल मार्क्स के, लेनिन के, अंबेडकर के, गांधी के, इन सब के बुक्स को आपको कालक्रम के अनुसार पता होना चाहिए। देखो सारा को लिख लो, इसका ऑप्शन सी है आंसर। लेकिन देखो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, द कैपिटल है 1867,
क्रिटिक ऑफ गोथा गोथा प्रोग्राम है 1875, द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1942। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। उदारवाद लोकतंत्र के बाजार और योग्य के राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी। तो यह है फ्रांसिस फुकुयामा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक नहीं है? तो ये टीएच ग्रीन नहीं है, बाकी एडमंड वर्क है, फेडरिक वॉन हैयक है और ऑक्सफोर्ड है, ये नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सभ्य समाज का संगठन है? तो सभ्य बचपन बचाओ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, कौन सा है पूछा जा रहा है ना। तो देखो ये तो विज्ञान प्रसार तो नहीं होगा, बाकी सारा हो जाएगा। सी को हम एलिमिनेट कर देते, इसका डी है ना, तो इसमें हमें सी को ही एलिमिनेट करना होगा डी में। हाँ देखो सी को एलिमिनेट कर, क्योंकि ये तो क्या है विज्ञान और प्रसार, इसका इससे क्या संबंध है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए, और एलिमिनेशन मेथड कब आएगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे तो आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तभी होगा। ठीक है, इसलिए क्यों बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू करोगे तो आप क्या होगा ना कि आप बहुत सारे क्वेश्चन को जो नहीं आएगा ना उसको भी एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप सही कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम फ्रेंड्स। सॉरी 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो इसमें उपभोक्ता की परिभाषा विस्तृत की गई है। यह शिकायत के ई फाइलिंग की व्यवस्था करता है। यह केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करता है। यह विवादों के निपटारे के वैकल्पिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अनदेखी करता है। तो यही क्या नहीं पूछ रहा, बाकी ये तीनों हो जाएगा। आगे चलते हैं। नीचे निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के मध्य के अंतर के बारे में कथन है, उसको बताना है हमें। तो इसका हो जाएगा ए बी। देखो निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों हकातियार, सत्याग्रह कभी भी विरोध को आतंकित नहीं करना चाहता। निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक है, जबकि सत्याग्रह सकारात्मक। क्या पूछा जा रहा है? दोनों कथन। तो ए है ना, ए बी। चलो आगे क्या निम्नलिखित को सुमेलित करना है? सुरक्षा परिषद, सामूहिक सुरक्षा, काल अच्छा इधर थिंकर। चलो आगे चलते, इधर चल के देखते हैं। तो इसमें क्या है, थिंकर्स है और से देखो सुरक्षा परिसर है वेरिबुजान, सामूहिक सुरक्षा पॉलमे रिपोर्ट 1992, सुरक्षा समुदाय कार्ल डोइच और सुरक्षा शासन व्यवस्था रॉबर्ट जेरबिस। ठीक है, प्राधान्य संबंधित है तो विरोधी विचारों के अपदस्थ कर प्रभावतः उस काल का सामान्य बोध बन जाने की बुर्जुआवादी की क्षमता। ऑप्शन सी 39 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निरंकुशवाद और सर्वसत्तावाद के संबंध में सत्य है? तो इसके बारे में जो सत्य है वो है आपका, देखो निरंकुश शासन व्यवस्था सरकार संवैधानिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ठीक है, निरंकुश शासन व्यवस्था संस्थानीकृत एवं वैध हो सकती है सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था राज्य समाज और अर्थव्यवस्था सभी पक्षों पर नियंत्रण करता है। ठीक है, सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था का कोई भी सशक्त विचारधारा लक्ष्य नहीं होता। वे संस्थाओं को पुनर्निर्मित करने हेतु हिंसा को एक अस्त्र के रूप में प्रयोग नहीं करते। तो इसी को एलिमिनेट कर दो, डी ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे है आदि द्रविड़ आंदोलन के केंद्र मद्रास, हैदराबाद, मैसूर, नागपुर। तो देखो अब इसमें क्या होगा ना, नागपुर देखो राव जी कहाँ सरनेम लगता है, राव जी इस मध्य महाराष्ट्र में लगता है ना, तो हम डी में फर्स्ट कर सकते थे। ठीक है, तो एक से ही आंसर आ जाता है। जैसे सर मैं तो ऐसा में क्या होता है ना, देखो पिल्लई कहाँ होता है, सरनेम कहाँ लगता है, वर्मा। तो राजा तो है वो ना, क्या है फोर में क्या है, ए मद्रास में। ठीक है,
हैदराबाद हो जाएंगे, मैसूर हो जाएंगे, ये मुर्गी पिल्ले और नागपुर हो जाएंगे। ठीक है, आप देख लेना। ये आदि द्रविड़ आंदोलन का केंद्र था और यहाँ उससे संबंधित। अगला 41, भूमंडलीकरण ने भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता की। भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज पर गहन प्रभाव डाला। तो ए सही नहीं है, मतलब सेकंड वाला सही है। अगला है मैच करना है। सहमति का युग, पेयर, कॉर्न, मार्क्स की छाया, स्पेक्टर ऑफ मार्क्स, नो लोगो। तो इसका है आपका ऑप्शन नंबर सी। मैच ही किया हुआ, आप देख लो। देखो, सहमति युग है जॉर्ज मॉन वाइट, पेयर कौन है माइकल अल्बर्ट, मार्क्स की छाया नाओमी क्लेन और नो लोगो जैक डेरिडा। निम्नलिखित में कौन उत्तराधुनिकतावाद विचारक नहीं है, यानी 3 उस उत्तरवादी विचारक होंगे। तो ये है हर्बर्ट मार्क्यूज नहीं है, बाकी है लियोटार्ड है, फूक है, रिचर्ड रोटी है। ठीक है, आगे उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को भारत में संसद द्वारा कब पारित किया गया था। तो इसका हो जाएगा 6 अगस्त 2019। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 भारत संसद द्वारा 6 अगस्त को पारित किया गया तथा यह 20 जुलाई को लागू हुआ। इस विधेयक ने उपभोक्ता 6 अगस्त को हुआ था। ठीक है, और 2020 में ये लागू हो गया। ठीक है, 20 जुलाई 2020 में लागू हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, व्यक्तिवादी अराजकतावाद की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख विशेषता नहीं है। तो जैववादिता नहीं है, ऑप्शन डी। अगला, भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है। देखो, भारतीय संघवाद, यह संघवाद को संगठित रखने का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें अधिक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की प्रवृत्ति है। यह एक साथ आने के संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित करता है। इसे अर्ध संघीय प्रणाली कहा जाता है। तो इसका है, ठीक है, राज्यों का संघ है तो अर्ध संघीय कहा जाता है। अच्छा, एक ही ऑप्शन मुझे लगा। ये देखो, इसका हो जाएगा ये है, यह एक साथ आने वाले संघ की भावना को प्रतिबिंबित करती है। 46 का सी था ना। राज्यों का संघ है, इसे संघों को अक्षुण्णता को बनाए रखने वाले संकल्प, अर्थात यह एक मजबूत केंद्र की उपस्थिति के साथ संघवादी स्वरूप विद्यमान है। कैसीवेयर ने भारतीय संघीय प्रणाली को अर्ध संघीय कहा है क्योंकि इसमें संघीय शासन एवं एकात्मक शासन का मिलाजुला स्वरूप विद्यमान है। आगे चलते हैं। द्विध्रुवीयता शक्ति, सर्वाधिक स्थिर वितरण, हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। राज्य अपनी सापेक्षिक शक्ति स्थिति को अधिकतम बनाने का प्रयास करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्याय, कानून और समाज का कोई स्थान नहीं है। तो इसका हो जाएगा बी, पहला। देखो, द्विध्रुवीय शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण किसका, केनेथ वॉल्ट का है। हित को शक्ति के रूप में परिभाषित हंजेम मर्गेनथाउ। फिर राज्य अपनी सापेक्षिक शक्ति स्थिति को अधिकतम बनाने का प्रयास करता है, जॉन मेयर सिमन। और है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्याय, कानून एवं समाज का कोई स्थान नहीं है अथवा इसमें परिसीमित किया जाता है, ये थ्यूसिडाइस का है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन जस एड बेलम, युद्ध को न्याय संगत का सिद्धांत नहीं है। तो यह है मानवतावाद। आगे है 49, किसने 1857 विद्रोह स्वतंत्रता का प्रथम। तो ये वीडी सावरकर का, इनकी बुक का भी नाम है। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो, कथन तो वो बोला जा रहा है, सामाजिक लोकतंत्र शासन नव निगमवाद की प्रणाली का प्रयोग करते हैं जिसमें नीति निर्धारण में राज्य, श्रम और व्यापार सम्मिलित होते हैं। तो इसमें है आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है।
तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 50 क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी के 50 क्वेश्चन है करा दूंगी। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।